सो गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने ब्लास्टिंग पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, है ना। और अभी जो क्लास में टॉपिक डिस्कस होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टिंग पैटर्न्स। ठीक है, ब्लास्टिंग पैटर्न्स। अभी हम लोग फिलहाल ओपन कास्ट माइन की डिस्कस करेंगे, अंडरग्राउंड माइन की बाद में डिस्कस करेंगे। ब्लास्टिंग पैटर्न है ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, ब्लास्टिंग पैटर्न इन ओपन कास्ट माइन, है ना। इसमें क्या है कि ड्रिल होल का जो अरेंजमेंट है बेंच के फेस पे, है ना, जिस भी बेंच पे जहां पे हम वर्किंग कर रहे हैं वहां पे ड्रिल होल का जो पैटर्न है वो कहलाता है आपका ब्लास्ट पैटर्न। ठीक है, या ब्लास्टिंग पैटर्न। इसमें लिखना एक पॉइंट लिखना पहले, इन ओपन कास्ट माइनिंग, इन ओपन कास्ट माइनिंग, in open cast mining the design of the blast pattern, in open cast mining the design of the blast pattern is the arrangement of the drill holes, arrangement of the drill holes on the bench face, is the arrangement of the drill holes on the bench face, arrangement of drill holes on the bench face, full stop, full stop। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिखना, this design along with the timing of detonations, along with the timing of this design, along with the timing of detonations is crucial for achieving the desired fragmentation, for achieving the desired fragmentation, and also ensures safety, okay, full stop। next point में लिखना, there are two primary categories of blasting patterns, there are two primary categories of blasting patterns, there are two primary categories of blasting patterns। first is single row and second is multi row, first is single row and second is multi row, है ना। मतलब दो कैटेगरीज हैं ब्लास्टिंग पैटर्न में, एक सिंगल रो है और दूसरा मल्टीपल रो है ना। अब ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। इसमें से अब कुछ कॉमन ब्लास्टिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे, कॉमन ब्लास्टिंग पैटर्न्स, है ना। वन बाय वन करके 3-4 पैटर्न्स हैं जो मोस्ट कॉमन है ओपन कास्ट माइंस में, वो देखते हैं हम लोग, है ना। जिसमें से आपका सबसे फर्स्ट है स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, टॉपिक डाल दो कॉमन ब्लास्टिंग पैटर्न, टॉपिक डाल दो कॉमन ब्लास्टिंग पैटर्न। हाँ, ये ब्लास्टिंग पैटर्न्स में इंट्रोडक्शन लिख लिया ना, उसके नीचे आप इसी के एग्जांपल्स हैं, तो इसको एक कॉमन ब्लास्टिंग पैटर्न्स के नाम से लिख लो, कॉमन ब्लास्टिंग पैटर्न्स। इसमें से सबसे पहला स्क्वायर पैटर्न, ठीक है, स्क्वायर पैटर्न। इसमें लिखना, हेडिंग हो गया ना। हाँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना स्क्वायर पैटर्न में, the drill holes are arranged in a square grid
in a square grid, in a square grid where the spacing between the holes, where the spacing between the holes, where the spacing between the holes in a row is equal to, in a row is equal to the burden, is equal to the burden between the rows, between the rows। ठीक है, मतलब स्पेसिंग इक्वल टू बर्डन वाला केसिंग है ना, स्पेसिंग और बर्डन इक्वल होगा तो हमारा एक स्क्वायर शेप का ड्रिल पैटर्न जनरेट होगा, है ना, ऐसा समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे देखो एक पहले बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है, फिर आपस में सबके बीच में एक स्क्वायर बनता जा रहा है ना। मान लो ये वर्किंग फेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या हो रहा है, पहले एक बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है, फिर ये आपस में एक स्क्वायर बनाते जा रहे हैं, है ना। तो एक लगभग स्क्वायर जैसा, एग्जैक्ट मैं मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट लाइक अ स्क्वायर पैटर्न जनरेट होता है। यहाँ पे स्पेसिंग और इक्वल बर्डन इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है स्क्वायर पैटर्न ऑफ ब्लास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, अभी इसका एक डेफिनेशन लिखियो, इसमें एक पॉइंट और ऐड करो। दिस इज इसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, एक डेफिनेशन वाला पॉइंट लिख चुके हो गए, फिर ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखो। स्क्वायर पैटर्न में ही एक फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन था, सेकंड पॉइंट ये डायग्राम, थर्ड पॉइंट बच्चा। इसमें लिखना दिस इज a simple and straightforward pattern to design and implement, full stop। It is often used in smaller comma more uniform rock formations, full stop। more uniform rock formations, full stop। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट वन था स्क्वायर पैटर्न, सेकंड वन है रेक्टेंगुलर पैटर्न। इसमें लिखना द ड्रिल होल्स आर अरेंज्ड in a rectangular grid, the drill holes are arranged in a rectangular grid where the spacing is greater than burden, full stop। The spacing to burden ratio
the spacing to burden ratio is typically in between the spacing to burden ratio is typically in between 1 to 1.5 है ना। मतलब क्या है, स्पेसिंग बढ़ा दिया है हमने बर्डन से, मतलब जितना बर्डन है उससे ज्यादा स्पेसिंग होना चाहिए फुल ये, ठीक है। तो जैसे मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा है, ठीक है। तो ये सेकंड रो यहाँ पे है, थर्ड रो यहाँ पे है। मतलब दो रो के बीच में डिस्टेंस जो है वो घट रहा है, बट जो कॉलम्स के बीच मतलब एक ही रो में जो ड्रिल होल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल शेप का वो जनरेट हो रहा होगा, है ना। रेक्टेंगल शेप का फिगर जनरेट, इस फिगर को ड्रॉ कर लो। हो गया, ठीक। इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली used patterns in open cast mines, full stop. It allows for better distribution of explosive energy and is more adaptable to varying rock condition, varying rock conditions, more adaptable to varying rock conditions than the square pattern, full stop। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखना स्टैगर्ड पैटर्न। ठीक है, स्टैगर्ड पैटर्न। इसमें लिखना द होल्स इन द सेकंड रो are drilled midway between the holes in the first row and so on full stop। This creates a staggered or a triangular pattern। ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फेस है, ठीक है। तो फर्स्ट रो के होल्स ऐसे ड्रिल किए गए हैं हमने इस लोकेशन पे, है ना।
सेकंड रो के क्या होंगे, इसके इन बिटवीन ड्रॉ किए जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर थर्ड रो के फिर से ऐसे थोड़ा सा इसमें होंगे, फिर फोर्थ रो के फिर ऐसे। तो इसमें ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल टाइप का शेप जनरेट होता है ना, ट्रायंगल या स्टैगर टाइप का, मतलब थोड़ा आड़ा तिरछा है, सीधा सीधा फिगर नहीं जनरेट हो पा रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? ठीक, फिगर को ड्रॉ कर लो, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। हो गया। इसमें लिखना दिस पैटर्न is considered the most efficient in terms of energy. This pattern is considered the most efficient in terms of energy utilization, most efficient in terms of energy utilization, full stop. The explosive energy is more uniformly distributed. The explosive energy is more uniformly distributed, comma, leading to better fragmentation, and reduction in back break, यानी जो स्पेसिंग में अपन ने डिस्कस किया था कि अगर स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो बैक ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा था, है ना। स्पेसिंग अगर ज्यादा थी क्या हो रहा था, ये इन बिटवीन वाला जो रॉड है ये ब्रेक नहीं हो पा रहा था। बट अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ये होल है, इसका भी कुछ अपना एरिया है, इसका अपना एरिया है, इसका अपना एरिया है, तो यहाँ पे बैक ब्रेक का प्रॉब्लम बहुत मिनिमल जनरेट होगा। मतलब ये या मोस्ट एफिशिएंट यूज होता है एक्सप्लोसिव एनर्जी का, और बैक ब्रेक का या फिर फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इसमें नहीं आता, ठीक है। अभी कोई डाउट है इसमें? ठीक, आगे चलें। देखो हमने कुछ पैटर्न्स पढ़ लिए हैं, बट कुछ पैटर्न्स हैं जो मतलब उनका डिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है, बट उनका तुम अगर फिगर याद रखोगे ना तो तुमको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। वो एक्चुअल में एग्जाम में ऐसा कई बार क्वेश्चन आया है, एक दो बार पीआईक्यू में, कि एक आपको ड्रिलिंग पैटर्न दिया हुआ था, है ना, उसमें आपसे नाम पूछा जाता है कि ये वाला ड्रिलिंग पैटर्न कौन सा है, तो अपन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, सिर्फ फिगर देख लेंगे कि कौन सा पैटर्न हो सकता है, ठीक है। उस पैटर्न का नाम देखेंगे, फिगर देखेंगे कि उसका ड्रिलिंग का या ब्लास्टिंग का कौन सा पैटर्न है ये, ठीक है। जिनका डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड था उनका डिस्क्रिप्शन आप लिखवा दिया गया, ठीक। इनका सिर्फ फिगर याद रखना, आपको डिस्क्रिप्शन इनका रिक्वायर्ड नहीं, ठीक। इसमें सबसे पहला पैटर्न है आपका रो टू रो। ये कोई अलग सा पैटर्न नहीं है, ये नॉर्मल वही स्क्वायर पैटर्न ही है अपना, है ना, ये स्क्वायर पैटर्न ही है। इसमें क्या होता है, पहला रो और दूसरा रो जो है वो सेम लाइन में आते हैं, ठीक है। ये हमारा बेंच फेस है, पहला होल यहाँ पे, दूसरा होल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखो कोई चेंज नहीं है, और ये हमारा वही स्क्वायर पैटर्न ही जनरेट हो रहा है ना। स्पेसिंग और बर्डन दोनों इक्वल है इसमें, है ना, स्पेसिंग इक्वल टू बर्डन, ये स्क्वायर पैटर्न है। इसको एक रो टू रो पैटर्न भी बोला जाता है ना, बिकॉज कि फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है इमीडिएटली एक दूसरे के
ऊपर नीचे लाई कर रहा है ना। ये क्या हो गया, रो टू रो पैटर्न। ओके, यहाँ तो डाउट है, चाहो तो ड्रॉ कर लो, बाकी या तो उसमें क्या बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न जो लिखे हो उसी में एक नाम और ऐड कर लो, रो टू रो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है स्टैगर्ड रो टू रो। स्टैगर्ड रो टू रो पैटर्न। स्टैगर्ड रो उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब थोड़ा एक्सटेंड एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे लाई कर रहा है, जैसे हमने रेक्टेंगल वाले में देखा था, है ना, ऑलमोस्ट उस टाइप का ये हो रहा है। ठीक है, ये क्या रहता है आपका स्टैगर्ड रो टू रो, मतलब रो जो है एक दूसरे की इमीडिएटली बिलो लाई नहीं करिए, सेकंड रो जो फर्स्ट रो से इमीडिएटली बिलो नहीं है, वो थोड़ा एक्सटेंडेड है ना। पॉइंट क्लियर है? मिटा दो इसको, मिटा दें। फिर थर्ड है एक्लॉन, एक्लॉन फॉर्म, इसको कॉर्नर कट पैटर्न बोलते हैं, कॉर्नर कट पैटर्न, है ना, एक्लॉन फॉर्म या फिर कॉर्नर कट पैटर्न। इसमें क्या होता है, लेट्स से ये हमारा फेस है ना, फ्री फेस इधर भी है और फ्री फेस इधर भी है। ठीक है, या मान लो दो में से कोई एक साइड है, तो यहाँ पे एक ड्रिल होल जनरेट किया जाएगा, फिर एक दो, फिर एक दो तीन, इस टाइप से होगा, मतलब एक कॉर्नर से स्टार्टिंग होगा और वो फर्दर मूव करता चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो है एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, बिकॉज क्या होगा, देखो लास्ट में ये मतलब जो हमारा फेस होता है वो ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का ही होता है ना। तो यहाँ फिर क्या किया जाएगा, एक दो तीन चार आसपास हो गया ना, फिर यहाँ पे एक दो तीन एक दो एक, मतलब क्या हो रहा है, एक टाइम तक तो वो एक्सटेंड होता जाएगा, फिर एक टाइम के बाद वो शॉर्टन होता जाएगा, है ना। मतलब फर्स्ट ड्रिल होल यहाँ पे होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसा। ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कॉर्नर कट पैटर्न, स्क्वायर कॉर्नर कट पैटर्न। ठीक है, बिकॉज एट लास्ट इसमें स्क्वायर शेप जनरेट हो ही रहा है। चलें आगे। अब इसमें ये देखो क्या हो रहा है, ये जो फाइनल है ये सारे एक दूसरे के नीचे लाई कर रहे हैं, फाइनल स्टेज में ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के नीचे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रही, ये हो गया, एक यहां से हो गया, एक यहां हो गया, मतलब इसको ना थोड़ा सा पहले ला दिया है, फिर
एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। अब मतलब क्या हो रहा है, ये स्टैगर्ड है, एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, ये लाइन ना ऐसे आड़ी तिरछी मुंह पर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ रहे हो। पहले क्या होता है, सारे एक स्ट्रेट लाइन में कवर हो जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट्स, है ना, ड्रिल होल्स। बट अब लास्ट वाले ड्रिल होल्स जो है ना वो एक लाइन में कवर नहीं होंगे, तो देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कॉर्नर कट पैटर्न, स्टैगर्ड कॉर्नर कट पैटर्न, स्टैगर्ड कॉर्नर कट पैटर्न, ठीक है, स्टैगर्ड कॉर्नर कट पैटर्न। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। आगे चले, ड्रॉ कर लो फिर आगे चलते। हो गया। नेक्स्ट है वी कट पैटर्न, जो कि वी कट पैटर्न, ठीक है। ये ना डिसाइड होता है वी कट, जो हम लोग डिले डिटोनेटर्स यूज करते हैं उसके बेस पे, है ना। तो डिले डिटोनेटर्स को क्या कैसे सेट करते हैं, जो फर्स्ट जो सेंटर वाला ड्रिल होल होगा, यहाँ पे 0 नंबर का ड्रिल लगेगा, सॉरी 0 नंबर का डिले डिटोनेटर लगेगा, है ना। जो सेंटर वाली लाइन होगी यहाँ पे 0 नंबर का डिले डिटोनेटर लगेगा, है ना। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन होगी, इधर फर्स्ट लाइन है ना, यहाँ पे सिमिलर डिले डिटोनेटर लगेंगे। अगर यहाँ 25 मिली सेकंड का डिले है तो यहाँ पे 25 मिली सेकंड का डिले होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है ना। ये सेकंड रो में सिमिल अब देखना, ये मान लो फर्स्ट होल है, यहाँ पे 0 नंबर का डिले डिटोनेटर लगा है। अब हमें वी शेप फॉर्म करना है, तो वी शेप कैसे फॉर्म होता है, ऐसे, है ना। वी शेप ऐसे ही फॉर्म होता है ना। तो अब वी शेप के हिसाब से डिले लगेगा, मतलब यहाँ पे जो डिले लगेगा, जो डिले डिटोनेटर लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, सेम डिले डिटोनेटर यहाँ लगेगा। फिर सेकंड वाले में ऐसे वी शेप का, जो डिले डिटोनेटर इस ड्रिल होल में लगेगा वो यहाँ लगेगा, वो यहाँ लगेगा, वही यहाँ लगेगा, वही यहाँ पे लगेगा, है ना। मतलब सिमिलर अमाउंट ऑफ डिले जो है एक वी शेप में हम लोग प्रोवाइड कर देते होते हैं। ये 0 है, यहाँ पे पहले ब्लास्टिंग होगा, फिर ये फ्री फेज जनरेट करेगा इन तीनों के लिए, यहाँ ब्लास्टिंग होगा, फिर ये फ्री फेज जनरेट करेगा इन सब के लिए, यहाँ ब्लास्टिंग होगा, सिमिलरली ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें। इसको ना वी कट पैटर्न भी बोलते हैं या फिर स्क्वायर वी कट पैटर्न भी बोलते हैं, है ना। स्क्वायर वी कट पैटर्न, स्क्वायर वी कट पैटर्न, है ना। ड्रॉ हो जाए तो बता देना। क्या हो गया दोस्त? हो गया।
इसके बाद आता है एक्सटेंडेड वी कट पैटर्न। एक्सटेंडेड वी कट पैटर्न, एक्सटेंडेड वी कट पैटर्न, ये इसी को बोलते हैं स्टैगर्ड वी कट। स्टैगर्ड वी कट, ठीक है। इसमें होता क्या है, यहाँ एक डिले डिटोनेटर लगाया, पहले ड्रिल होल ड्रॉ कर लेते हैं तब। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंड करने पे वी आ रहा है ना। अगर ध्यान से देखोगे, अगर इसी ज्योमेट्री को मैं आगे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे कहीं पे जाके वी का शेप फॉर्म होगा ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड वी कट, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में ही ड्रिल होल्स ड्रॉ किए जाते हैं, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, बस, ठीक है। इन तीनों में सेम डिले वाला डिटोनेटर यूज किया जाएगा। 3 फेज जनरेट करेगा इसके लिए, फिर ये वाला ब्लास्ट होगा तो इसके लिए। मतलब अगर इसमें 1 नंबर का डिले डिटोनेटर यूज हुआ है तो इसमें 2 नंबर का होगा, इसमें 3 नंबर का होगा, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है। चलें आगे। एक सेकंड। ओके, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, डिटोनेशन वेव एंड रिएक्शन जोन। डिटोनेशन वेव एंड रिएक्शन जोन, ये नेक्स्ट मेन हेडिंग है ना। इस ब्लास्टिंग पैटर्न से इसमें कोई लेना देना नहीं। डिटोनेशन वेव एंड रिएक्शन जोन, वेव एंड रिएक्शन जोन, ठीक है। डिटोनेशन वेव क्या होता है ये क्लियर है, मतलब पता है क्या? हेलो, हाँ, डिटोनेशन वेव क्या होता है पता है थोड़ा क्या होता है बताओ? Supersonic speeds are the strong shock waves to send. सुपरसोनिक वेव्स या Strong shock wave. स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डिटोनेशन वेव यानी वो वाली वेव्स जो हम लोग डिटोनेटर को इनिशिएट करते हैं, तो जो डिटोनेशन को हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिटोनेशन वेव, है ना। जो हमारे शॉक एनर्जी को
या जो हमारा करंट है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कराती हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिटोनेशन वेव या फिर शॉक वेव, है ना। डिटोनेटिंग कॉर्ड भी यही काम करता है, शॉक ट्यूब भी यही काम करता है कि डिटोनेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कराता है ना। एक थोड़ा सा इंट्रो लिखना इसका, फिर डिस्कस करते थोड़ा और उससे। व्हेन अ हाई एक्सप्लोसिव is initiated by a detonator, when a high explosive is initiated by a detonator, a detonation wave is formed, full stop. This wave is a self-sustaining this wave is a self-sustaining supersonic shock front, self-sustaining supersonic shock front that travels through the explosive material, है ना। मतलब क्या है, एक सुपरसोनिक शॉक होता है जो कि एक्सप्लोसिव मटेरियल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है, ठीक है। फुल स्टॉप देख लिखना। The detonation wave can be visualized as a very thin rapidly moving structure with three distinct parts. पहला पार्ट का नाम लिखो शॉक फ्रंट, द शॉक फ्रंट, ओके। पहले पार्ट का नाम क्या है, द शॉक फ्रंट, है ना। इसी को शॉक फ्रंट को हम लोग ना एक जो हमारा पहला पार्ट है द शॉक फ्रंट, इसी को हमारा एक नाम से और जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉन न्यूमैन स्पाइक, ठीक है। इसी शॉक फ्रंट का ही दूसरा नाम है वॉन न्यूमैन स्पाइक, ओके। फुल स्टॉप देके मतलब डैश देके लिखो, this is the very leading edge, of the detonation wave, फुल स्टॉप। मतलब जो डिटोनेशन वेव है सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे आगे चल रहा होता है, सबसे लीड कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा शॉक फ्रंट, दैट और या फिर वॉन न्यूमैन स्पाइक भी बोलते हैं, है ना। वॉन न्यूमैन स्पाइक भी बोलते हैं। इसमें लिखना, फुल स्टॉप देके लिखना, इट इज अ वेरी थिन infinite
infinitely small zone, infinitely small zone where the unreacted explosive material is subjected to an extremely high pressure shock wave, full stop। ध्यान समझना क्या हो रहा है। लेट्स से मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिटोनेशन को ट्रेवल कराना, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक को एनर्जी ट्रेवल कराना है ना। पॉइंट बी पे एक्सप्लोसिव लगा है मेरा और ये मुझे इस एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कराना है, ठीक है। पॉइंट ए से शॉक ट्यूब या क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डिटोनेटिंग कॉर्ड या किसी एक मीडियम के थ्रू हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एनर्जी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ए पे हमने इनिशिएशन दिया, अब इन बिटवीन खूब सारा एक्सप्लोसिव भरा हुआ है ना। इन बिटवीन खूब सारा एक्सप्लोसिव फील्ड है और एट लास्ट बी पॉइंट तक रीच कर रहा है ना। तो जैसे ही ए पॉइंट से एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हुआ, दैट इज शॉक फ्रंट जो है वो चला हमारा, तो वो फर्स्ट पॉइंट A1 पे पहुंचा होगा। तो A1 पे जो एक्सप्लोसिव है वहां पे जब शॉक फ्रंट पहुंचा, तो जो एक्सप्लोसिव A2 पे है अभी वो अनरिएक्टेड है, बिकॉज कि हमारा शॉक फ्रंट जो है A1 तक रीच किया हुआ है। तो A1 पे जो एक्सप्लोसिव है वो रिएक्ट कर चुका है, बट A2 पे जो एक्सप्लोसिव भरा हुआ है वो अभी अनरिएक्टेड है ना। वो एकदम प्योर एक्सप्लोसिव है ना, वो भी रिएक्ट नहीं किया है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? तो जो हमारा वॉन न्यूमैन स्पाइक जो कहता है वो क्या कहता है कि जो हमारा शॉक फ्रंट है ना, वो बहुत छोटा है, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है, बट वो कर क्या रहा है कि वो जो हमारा एक्सप्लोसिव है जो अनरिएक्टेड है अभी तक, उसमें बहुत हाई प्रेशर से शॉक वेव को सब्जेक्ट कर रहा है ना। मतलब शॉक फ्रंट जो है वो शॉक प्रेशर को या शॉक वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर रहा है ना। एक्सप्लोसिव के अंदर की बात हो रही है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है। फुल स्टॉप तक लिखना। This intense pressure along with the high temperature generated by the shock compress the explosive and initiates the chemical reaction full stop। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिखो, रिएक्शन जोन। द रिएक्शन जोन, फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्या, द शॉक फ्रंट, सेकंड पॉइंट है हमारा द रिएक्शन जोन। ठीक है। शॉक फ्रंट क्लियर है ना, क्या हो रहा है इसमें? कुछ डाउट हो तो पूछो। शॉक फ्रंट में कोई डाउट है? नहीं। ठीक। सेकंड लिखो, रिएक्शन जोन। सेकंड में लिखना द रिएक्शन जोन। द रिएक्शन जोन। ठीक है। इसमें लिखना दिस इज द रीजन, वो एरिया वाला ना,
region. This is the region immediately behind the shock front. This is the region immediately behind the shock front. Full stop. It is here that the rapid exothermic chemical reaction occurs. It is here that the rapid exothermic chemical reaction occurs. Full stop. The high pressure, comma high temperature conditions from the shock front cause the fuel and oxidizer to react almost instantaneously, comma transforming the solid or liquid explosive into a large volume of gas with high temperature and pressure. फुल स्टॉप. मतलब क्या कहना चाह रहा है ये थोड़ा समझना. अभी हमने डिस्कस किया क्या कहानी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा शॉक वेव ट्रांसफर हो रहा, ठीक है, इन बिटवीन पूरा एक्सप्लोसिव फील्ड. तो जो शॉक फ्रंट था हमारा वो क्या था, ये एक बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया था जो हमारे हाई प्रेशर जो हमने शॉक प्रेशर दिया है सॉरी, जो हाई प्रेशर या शॉक प्रेशर हमने प्रोवाइड किया है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कराने का काम कौन कर रहा है, शॉक फ्रंट, है ना. बट शॉक फ्रंट मान लो अभी ए से चल के A1 तक पहुंच गया हो, ठीक है, तो ए पॉइंट पे क्या कंडीशन हो रही है उसके बारे में बात कौन करेगा, रिएक्शन जोन. और रिएक्शन जोन क्या कहता है, ए पॉइंट पे क्या हो रहा होगा. ए पॉइंट पे यह हो रहा होगा कि जब शॉक फ्रंट यहां से पास हो गया है तो उसने एक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन यहां पे छोड़ दी है ना भाई. शॉक फ्रंट क्या कर रहा था, अपने साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेके चल रहा था. तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जैसे ही पॉइंट ए पे मिला तो जो एक्सप्लोसिव था वो केमिकली अब तक इनएक्टिव था, बट उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट होने के लिए. फ्यूल और ऑक्सीडाइजर आपस में रिएक्शन करने लगे और वहां पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस विच वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर जनरेट हो गई है, ठीक है. मतलब अब तक जो हमारा एक्सप्लोसिव सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में रखा हुआ था वो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिलते ही रिएक्ट कर गया आपस में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, और जो हमारा सॉलिड या लिक्विड फॉर्म था वो चेंज हो गया किसमें, एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस में विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है. ये पॉइंट क्लियर है. चलिए ठीक. अब इसमें एक थर्ड पॉइंट लिखो. द चैपमैन जॉगट. थर्ड पॉइंट लिखना, द चैपमैन जॉगट का स्पेलिंग क्या है, जॉगट जोन, ये चैपमैन जॉगट प्लेन.
3 पॉइंट डिस्कस करने थे, उसके मैंने बताया था 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट था हमारा शॉक फ्रंट, दूसरा पार्ट था हमारा रिएक्शन जोन, और तीसरा पार्ट है चैपमैन जॉगर्ट प्लेन। चैपमैन जॉगर्ट, एक मिनट थोड़ा सा स्पेलिंग में अभी भी मिस्टेक, चैपमैन जॉगर्ट, ये स्पेलिंग से ठीक है, चैपमैन जॉगर्ट प्लेन। इसमें लिखना दिस इज द theoretical end of the reaction zone. This is the theoretical end of the reaction zone. This is the theoretical end of the reaction zone. Full stop. Full stop. It is the point. It is the point. It is the point where the chemical reaction where the chemical reaction is considered complete, and the flow of the product gases behind the detonation wave drops to a sonic speed relative to the moving detonation front. Full stop. The pressure and temperature at these points are critical parameters used to predict explosive performance. Full stop. मतलब क्या है कि अभी क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे हमने डिस्कस किया कि क्या होगा कि जो गैस है, जो हमारा सॉलिड या लिक्विड एक्सप्लोसिव है, वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैस में कन्वर्ट हो रहा है विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो यहाँ पे देखो गैस तो रिलीज हो जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर में, है ना, या और वो फर्दर फ्रंट मतलब जो आगे वाला एक्सप्लोसिव है ना, अनरिएक्टेड जोन है, इधर ट्रेवल करता जाएगा, है ना। गैस जो है वो या तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा या फर्दर मूव कर जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी जो अनरिएक्टेड जोन है उधर, है ना। बट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जनरेट हुआ था, प्रेशर भी कुछ मूव कर जाएगा, बट टेम्परेचर जो है ना वो मूव कर पाएगा, इस बात के चांसेस थोड़े कम है, बिकॉज कि क्या हो रहा है कि मतलब कुछ टेम्परेचर मूव कर जाएगा आगे, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% टेम्परेचर यही हुआ रहेगा, बट कुछ टेम्परेचर जो है ना, जैसे ये तो ग्राउंड पे बिछा हुआ होगा, है ना भाई, ये हवा में तो होगा नहीं रिएक्शन, जो हमारा शॉक ट्यूब होगा या डिटोनेटिंग कॉर्ड होगा वो ग्राउंड के थ्रू ही पास हो रहा होगा। तो अगर यहाँ पे सराउंडिंग में चारों, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा और किसी एक डायरेक्शन में कम होगा, यहाँ पे चारों डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर को। तो जो हमारा ग्राउंड है ना, वहां पे एक अच्छा खासा हीट जनरेट होगा, है ना, बिकॉज इतना टेम्परेचर और प्रेशर है तो वो कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होगा ना, तो टेम्परेचर जो है वो हमारा ग्राउंड एब्जॉर्ब करता है ना। तो अब कुछ टाइम के बाद जब हम उसको एक्सप्लोसिव का परफॉर्मेंस हमको देखना होगा कि एक्सप्लोसिव कैसा वर्क किया है, तो हम लोग ग्राउंड का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगर ग्राउंड का टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा हाई है ना, सराउंडिंग के कंपेरिजन में एक पॉइंट पे ग्राउंड का टेम्परेचर अच्छा खासा चेंज होगा ना, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा एक्सप्लोसिव जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। अगर ग्राउंड का टेम्परेचर मतलब
हाई है, अच्छा खासा हाई नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है एवरेज है। बट अगर अच्छा खासा है तो मतलब एवरेज से ऊपर वर्क कर रहा है। बट और अगर मान लो ग्राउंड पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा एक्सप्लोसिव वर्क ही नहीं कर रहा। ये पॉइंट क्लियर है? ये कहलाता है चैपमैन जॉगर्ट प्लेन, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं रिएक्टेड जोन भी बोलते हैं, है ना। ये जो चैपमैन जॉगर्ट प्लेन है इसी को अपन बोलते हैं रिएक्टेड जोन, रिएक्टेड जोन, है ना। रिएक्टेड जोन मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्शन हो चुका है, अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जो सबसे पहला वाला था वो क्या था, अनरिएक्टेड जोन, वहां पे रिएक्शन नहीं हुई थी, वहां पे सिर्फ शॉक फ्रंट अभी ट्रेवल करके पहुंचने वाला था। सेकंड वाले जोन में क्या है, रिएक्शन जोन, जहां पे रिएक्शन अभी चल रही है, जो सॉलिड या लिक्विड हमारा है एक्सप्लोसिव, वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में विथ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। और थर्ड जो जोन है वो क्या है आपका, चैपमैन जॉगर्ट प्लेन, दैट इज रिएक्टेड जोन। यहाँ पे कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। अब मतलब अब सिर्फ एक्सप्लोसिव का परफॉर्मेंस टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर है क्या? अच्छा, रिएक्टेड जोन ना थोड़ा सा और एक्सटेंडेड होगा। अगर मान लो ए पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम A1 पे भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, A2 पे भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से फिर चैपमैन जॉगर्ट प्लेन जो है यानी रिएक्टेड जोन जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना। शुरू में क्या है, अनरिएक्टेड जोन बहुत ज्यादा होगा, बट जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, फिर रिएक्टेड जोन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। क्योंकि भाई रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी ना, एक्सप्लोसिव टाइम के बाद ब्लास्ट तो होगा ना। बस यहीं से आपका जोन्स खत्म होते हैं, ठीक है। अब इसका ना रिएक्टेड जोन का कुछ सिग्निफिकेंस है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्या सिग्निफिकेंस है बहुत समझते हैं, है ना। देखो ये जो है ब्लास्ट डिजाइन, एक तो पहला सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है जो भी हमने डिस्कस किया, दैट इज कि वो एक्सप्लोसिव का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, गुड, एवरेज या बिलो एवरेज, वो बता देगा रिएक्टेड जोन या चैपमैन जॉगर्ट प्लेन, है ना। चैपमैन जॉगर्ट प्लेन पे जब हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे, है ना, तो वहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा एक्सप्लोसिव किस तरीके से वर्क किया होगा। अगर टेम्परेचर वहां पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हाई है, मतलब एक्सप्लोसिव हमारा अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर एवरेज है तो हम लोग मान लेंगे कि ठीक है, ठीक ठाक वर्क कर रहा है, और अगर एवरेज से भी डाउन है तो हमारा एक्सप्लोसिव अच्छा वर्क नहीं कर रहा। ये पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है। और दूसरी चीज, अच्छा मेरी बात समझना कि यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा हाई है ना, और जब टेम्परेचर हाई है तो सराउंडिंग में कुछ प्रेशर का भी इंक्रीज हुआ होगा, मतलब प्रेशर में चेंज आए होंगे। देखो मैंने क्या बोला था, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर और हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिलीज करेगा, है ना। जो एक्सप्लोसिव होगा वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जनरेट करेगा। तो जब वहां पे प्रेशर जनरेट हुआ होगा तो उस जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज आया होगा, है ना। जब एक पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो वो ऑफ कोर्स जो हमारा शॉक फ्रंट ट्रैवल कर रहा था उसके इफेक्ट को भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज कि शॉक फ्रंट को ट्रैवल होने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, है ना। जैसे ही एक पॉइंट पे टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर हाई हुआ, तो अगले वाले पॉइंट को इनिशिएट करने में हेल्प करेगा ना। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर और प्रेशर में भी चेंजेस आते जाएंगे। हाँ, टेम्परेचर प्रेशर में चेंजेस आते जाएंगे, बट वो शॉक फ्रंट को ट्रैवल करने में हेल्प करेगा ना। मेरा क्वेश्चन ये है, तो इससे हमारा जो डिटोनेशन है वो फास्ट होगा ना। डिटोनेशन का स्पीड ऑफ VOD जो है वो स्ट्रेंथन होता जाएगा, है ना। ये पॉइंट क्लियर है? चलो, तो इससे हमारा जो है एक्सप्लोसिव का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है ना। चैपमैन जॉगर्ट प्लेन है, जो चैपमैन जॉगर्ट प्लेन है या जहाँ पे जिसको हम लोग रिएक्टेड जोन बोल रहे हैं, अगर इसका टेम्परेचर या प्रेशर हाई है
तो ये हमारा दो चीज इंडिकेट करता है, पहला हमारा ब्लास्टिंग जो है, जो एक्सप्लोसिव है वो जो अच्छे से वर्क कर रहा है, और दूसरा उसका VOD भी बढ़ाता है, उसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। ये पॉइंट क्लियर है क्या? यस नो? हेलो, हाँ भाई। पॉइंट क्लियर है? हाँ ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, दो पॉइंट होगा ना, पहला कि एक तो एक्सप्लोसिव का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा, दूसरा वो जो VOD बढ़ रहा है उसका स्ट्रेंथ, मतलब एक्सप्लोसिव का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट ये है, इसका हीविंग इफेक्ट बढ़ेगा, है ना। अपन ने एक चीज देखी थी, जब जितना ज्यादा VOD हाई था तो उस VOD क्या कर रहा था, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जो है वो रॉक मास में क्रैक्स जनरेट कर रहा था, याद है? तो यहाँ पे जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर जनरेट होगा वो VOD को उतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अभी हमने इसके पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया, तो जितना ज्यादा VOD होगा एक्सप्लोसिव का उतना ही ज्यादा वो क्रैक्स डेवलप करेगा। तो एट लास्ट क्या हो रहा है, वो एक्सप्लोसिव का परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथन कर रहा है ना, मतलब हीविंग इफेक्ट जो होगा वो बढ़ा रहा है रॉक का, ठीक है। हीविंग इफेक्ट या रॉक मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है। तो पॉइंट क्लियर है क्या? ये है आपका रिएक्टेड जोन का सिग्निफिकेंस। अब कुछ डाउट होगी? कोई डाउट है? नहीं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डीकपलिंग रेशियो। डीकपलिंग रेशियो, डीकपलिंग रेशियो, ठीक है। इसमें लिखना द डीकपलिंग रेशियो, द डीकपलिंग रेशियो, द डीकपलिंग रेशियो is a fundamental concept, is a fundamental concept, is a fundamental concept in blasting, in blasting, in blasting, particularly in specialized blasting, in specialized blasting techniques, in specialized blasting techniques like controlled blasting, controlled blasting, controlled blasting for final pit walls, controlled blasting for final pit walls, controlled blasting for final pit walls, or in underground development, or in underground development, or in underground development. Full stop. It is simple, it is simple but powerful parameters, but powerful parameter, sorry parameter बोलिए, simple but powerful parameter that allows blaster, that allows blaster to control the explosive performance, to control the explosive performance. Okay, full stop. इसमें लिखना the decoupling, next point से लिखना next point से लिखना the decoupling ratio, the decoupling ratio is defined as, the decoupling ratio is defined as the ratio of the diameter, the ratio of the diameter of the blast hole, the ratio of the diameter of the blast hole
to the diameter of the explosive charge, to the diameter of the explosive charge, diameter of the blast hole to the diameter of the explosive charge, है ना। तो डीकपलिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या निकल के आया, डायमीटर ऑफ ड्रिल होल, diameter of drill hole divided by diameter of charge, explosive charge. ये क्या कहलाएगा, इसको शॉर्ट में भी अगर लिखना हो इसको डी एच से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको डी सी, ठीक है। डायमीटर ऑफ चार्ज, डायमीटर ऑफ ड्रिल होल और डायमीटर ऑफ चार्ज, ये है आपका निकल के डीकपलिंग रेशियो का फॉर्मूला, है ना। डीकपलिंग रेशियो 1 या 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 1 से अगर कम है तो फिर ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 या 1 से ज़्यादा मतलब 1.2 या 1.1 ऐसा आसपास हो तो ठीक रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। इसी में वो लिख लो स्टार पॉइंट करके, इसी में एक स्टार पॉइंट लिख लो, क्रिटिकल डायमीटर, क्रिटिकल डायमीटर। इसमें लिखना द डायमीटर ऑफ ड्रिल होल, द क्रिटिकल डायमीटर में लिखना द डायमीटर ऑफ ड्रिल होल, द डायमीटर ऑफ ड्रिल होल required for the explosive, required for the explosive to explode properly, required for the explosive to explode properly, to explode properly, ठीक है। हो गया, छूटा तो नहीं, ठीक। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट स्टडी लिखो ब्लास्ट होल टाइप्स, ब्लास्ट होल टाइप्स, ब्लास्ट होल टाइप्स। ठीक है, इसमें फेस ड्रॉ करते हैं, इसमें सारे एक साथ इकट्ठा हो। अच्छा, ये जनरली ना सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज होते हैं अलग अलग टाइप्स के, बाकी उसमें ऑलमोस्ट नहीं इतना यूज होता है इतने सारे, और सॉलिड ब्लास्टिंग में कुछ यूज होते हैं ना। सबसे एक सेंटर में दिया जाता है, सो सर्कल से दर्शा लेते हैं, फिर इसके बाद डॉट से दर्शाते हैं, इसके बाद
ये 4 टाइप के ड्रिल होल हमने किए हैं उसमें, जिसमें ये जो सेंटर वाला है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट होल, है ना, कट होल। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं किस लिए, फॉर फ्री फेस, फॉर फ्री फेस। इसका काम क्या होता है, फ्री फेस जनरेट करना। जैसे ही सेंटर वाला ब्लास्ट होगा, है ना, तो वो सेकेंड राउंड की जो ब्लास्टिंग होनी है ना, सेकेंड राउंड की जो ब्लास्टिंग होनी है, ये इसके लिए क्या करेगा, फ्री फेस जनरेट करेगा, है ना। तो ये जो सेकेंड राउंड ऑफ ब्लास्टिंग है, ये आपका क्या कहलाता है, रिलीफ होल। एक मिनट उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी यार, ये रिलीफ होल होता है, ये वाले कट होल होता है। रिलीफ होल ये होता है, सेंटर वाला रिलीफ होल होता है, ये वाले कट होल्स होते हैं। सेकेंड राउंड जो ब्लास्टिंग होती है ये होते हैं कट होल्स। ये डिसाइड करते हैं आपकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ द ब्लास्टिंग, है ना, ज्योमेट्री ऑफ द ब्लास्टिंग, है ना। ये रिलीफ होल क्या करेगा, आपको फ्री फेस प्रोवाइड कर देगा। फिर ये कट होल्स जो है ये ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं कि अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्लास्टिंग होगा वो किस हिसाब से ब्लास्ट होगा, यहां से ज्योमेट्री डिसाइड हो जाता है। अगर ये कट होल सर्कुलर है तो नेक्स्ट राउंड भी सर्कुलर होगा, अगर ये स्क्वायर शेप में है तो ये नेक्स्ट राउंड भी स्क्वायर शेप में जाएगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो उसके नेक्स्ट राउंड वाली ब्लास्टिंग भी ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप में ही होगी। तो ये जो शेप ऑफ द ब्लास्टिंग डिसाइड कौन करता है, कट होल्स, जो सेकंड राउंड ऑफ ब्लास्टिंग में ब्लास्ट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं ये प्लस वाले थर्ड राउंड ऑफ ब्लास्टिंग में, थर्ड में इनको हम लोग बोलते हैं क्या, ईजर्स, ठीक है, ईजर्स। इनका काम होता है गुड फ्रेगमेंटेशन, गुड फ्रेगमेंटेशन, गुड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट राउंड जो ब्लास्ट हुआ वो उसके लिए फ्री फेस कम था, तो वो जो भी प्रोडक्शन दिया वो ठीक था। सेकंड राउंड में क्या हुआ, कुछ ज्योमेट्री डिसाइड हो गया, बट थर्ड राउंड जो है ना वो देखो, मतलब अब तक में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन थर्ड राउंड से ही आएगा। अब तक में क्या ओवरऑल भी देखोगे ना, अब ये जो लास्ट वाले बचे हैं ये सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग ने लगाया है ट्रिम, फेस का जो है ट्रिम करने के लिए, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं वो, जो लास्ट में एक टो फॉर्मेशन होता है ना, हैंगिंग वॉल या हैंगिंग रूफ टाइप का स्ट्रक्चर, वो ना फॉर्म हो, फेस जो है हमारा पूरा क्लीन रहे, उसके लिए हम लोग ये वाले जो लास्ट वाले हैं ट्रिमर्स जो हैं इनका यूज करते हैं, है ना। जो लास्ट वाले ड्रिल होल्स हैं ट्रिमर्स बोला जाता है इनको, इनको हम लोग यूज करते हैं फेस को ट्रिम करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए, है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा टॉप फॉर्मेशन से को अवॉइड करने के लिए, है ना। जहां पे एक्स्ट्रा टॉप फॉर्मेशन को हम लोग लगता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, वहां पे ट्रिमर्स यूज किए जाते हैं। बाकी ईजर्स जो है ना, यहाँ से देखो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है ना वो थर्ड राउंड ऑफ ब्लास्टिंग ईजर्स से आता है। इसका काम क्या रहता है, ईजर्स का गुड फ्रेगमेंटेशन देना, बिकॉज जहां से ज्यादा प्रोडक्शन आ रहा है वहीं पे हमें फ्रेगमेंटेशन अच्छा चाहिए ना। बाकी वाले में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैनेज हो सकता है, बट अगर हमारा जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वही हमारा फ्रेगमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर हमारा तो प्रोडक्शन खराब हो जाएगा ना। ये पॉइंट क्लियर। तो ईजर्स का हम लोग यूज करते हैं गुड फ्रेगमेंटेशन के लिए, और ट्रिमर्स को यूज करते हैं हम लोग टू क्लीन द या टू ट्रिम द फेस, टू ट्रिम द फेस, फेस को ट्रिम करने के लिए, ठीक है, टू ट्रिम द फेस, है ना, फेस की क्लीनिंग या ट्रिमिंग के लिए कि एक भी एक्स्ट्रा टो फॉर्मेशंस ना हो। अगर एक पीस फिर रह भी जाता है तो फिर उसको हम लोग को जो क्या बोलते हैं हमारा ओवर में ये सरदार होता है वो अपने स्टिक या जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू इरेज करने की कोशिश करता है ना। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। अब जो अंडरग्राउंड के कट्स वगैरह हैं ओपन अंडरग्राउंड के कट्स और ब्लास्ट एक्सप्लोसिव और हैजार्ड एसोसिएटेड विद ब्लास्टिंग, हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद ब्लास्टिंग, दो तीन टॉपिक और बचे हैं तो एक दो क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट 2-3 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा आपका माइंड डेवलपमेंट, फिर एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।